हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं बादल को घिरते देखा का दूसरा भाग। ठीक है, दूसरा भाग क्या मतलब, मैंने बताया था कि मैं इसमें इसे वीडियो वाइज इसे भागान्वित करूंगा, तो मैंने वही किया। तो हम इसके बिना समय ख़राब करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, बाबा नागार्जुन ने अपनी कविता में बताया, जो पुराना हमने देखा कि उसमें जैसे चकवा चकवी का उन्होंने प्रेम प्रसंग बताया, पूरे हिमालय कैलाश मानसरोवर की बात की और हंसों की बात की, समय समय पर मतलब बहुत ही अगर मैं निचोड़ में बात कहना चाहूँ तो पूरा प्राकृतिक सौंदर्य उन्होंने हमारे सामने रखा। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बाबा नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते हुए देखा को हम आगे बढ़ रहे हैं। बोलते हैं, अगला पद्यांश है कि दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धवित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। देखिए, पद्यांशों की सबसे खासियत बात होती है, कभी कभी क्या होता है कि वो पहली लाइन में ही स्पष्ट हो जाता है वो क्या कहना चाहता है। लेकिन अब आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है कस्तूरी मृग से। ठीक है, कस्तूरी मृग यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके बारे में बताते हैं आपको। कस्तूरी मृग जैसे हिरण जो होता है उसकी नाभि, सभी हिरण नहीं, कुछ अलग प्रकार के हिरण की प्रजाति है, तो हिरण की जो नाभि होती है, जो नेवल होता है, तो वहाँ पे एक प्रकार का पदार्थ प्राप्त होता है, वो बहुत सुगंधित होता है, तरल माने एक लिक्विड फॉर्म में एक बहुत पदार्थ प्राप्त होता है। और उससे क्या कहते हैं, मतलब जो भी पौराणिक जो कथाएं हैं, पौराणिक जो भी दृश्यांकन लिखे गए हैं, उसमें कहते हैं कस्तूरी चंदन में मिला करके ललाट पर लगाई जाती थी। तो कहने का मतलब एक औषधि भी और सुगंधित द्रव्य है। तो ऐसा जो हिरण है उसके बारे में बाबा नागार्जुन कवि कहते हैं कि कस्तूरी मृग को, ऐसे कस्तूरी मृग को कहाँ देखा है। अब ऊपर फर्स्ट लाइन पे आ जाइए, दुर्गम बर्फानी घाटी पे। ठीक है, दुर्गम बर्फानी घाटी पे शत सहस्र फुट ऊंचाई पर। ठीक है, दुर्गम ऐसी जहाँ जिनके रास्ते बहुत दुर्गम है, पहुंचने में बड़ी मुश्किल है, बर्फानी, बर्फ से ढकी हुई घाटी। बट सामान्य हिंदी तो समझ में आ ही रहा होगा। शत सहस्र, शत माने सैकड़ों और सहस्र माने हजारों, तो सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले, अलख माने न दिखने वाली नाभि, जो हिरण है उसको अपनी नाभि नहीं दिख पा रही है, और वो क्या कर रहा है, निज के ही उन्मादक परिमल, परिमल माने होता है खुशबू, उन्मादक माने मदहोश करने वाली खुशबू, निज माने अपने, तो अपने से ही उत्पन्न होने वाली, अपनी ही अलख नाभि माने अपनी ही नाभि से उत्पन्न होने वाली उन्मादक खुशबू के पीछे धवित माने भागते हुए, धवित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को, माने ऐसे हिरण को जहाँ उसके पास लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म, तरल में कस्तूरी है उसकी नाभि में और जो वो देख नहीं पा रहा है, ऐसे तरुण माने ऐसे जवान हिरण को, ऐसे नवयुवत नव हिरण को, मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। माने कहने का अर्थ ये है कि जो हिरण है वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और भाग करके अपने आप पर एक चिढ़ता हुआ देखा है। माने एक होता है ना, मतलब कि वो ढूंढ नहीं पा रहा है, फिर वो हार रहा है, थक रहा है, फिर चिढ़ रहा है, मतलब अपने आप का अपना भाव प्रदर्शित कर रहा है। तो ये एक अपने आप में सौंदर्य का विषय बन जाता है कि एक तो ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल, ऐसा हिमालय की इतनी सुंदर सुंदर श्रृंखलाएं, बर्फ से ढकी हुई घाटियाँ, इतनी ऊंचाइयों पर, और ये हिरण क्या कहते हैं वहाँ पे इस प्रकार की लीला अपनी रच रहा है। ठीक है, हिरण के संदर्भ में, इस प्रकार के हिरण के संदर्भ में कबीर ने अपनी साखियों में भी कहा है, कबीर ने अपने दोहों में कहा है कि जिस प्रकार से ईश्वर हमारे हर मनुष्य के अंदर भीतर स्थित है और वो मंदिर और मस्जिदों में उसको ढूंढ रहा है, ठीक वैसे ही, मतलब जैसे हिरण जो होता है, कस्तूरी वाला जो हिरण होता है, अब उसकी नाभि में वो सुगंधित द्रव्य है, लेकिन वो पूरी दुनिया में उस खुशबू को ढूंढ रहा है, और जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ वो खुशबू मिले। आखिर वो परेशान है, क्या वो परेशान है, क्योंकि उसके अंदर ही वो खुशबू है। ठीक इंसान के अंदर भगवान है, वो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे सभी जगहों पर उसे ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन अपने अंदर ढूंढने का प्रयास नहीं करता है। तो ये आपने कक्षा 10वीं में या 9th में इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बात समझ में आ जाती होगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, बहुत आसान शब्दों में बहुत अच्छी बात कही है कि सुंदरता तो यह सुंदरता है।
अब उसके आगे कहा कि बादल को घिरते देखा, इस पर ये तो है ही मुख्य उसका पंक्ति मुख्य है, बादल को घिरते देखा है। अब अगली जो पद्यांश आ रहा है, उस पद्यांश को समझने से पहले आपको क्या देखना है, देखिए पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद कहा गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा या ना यहीं पर। बस यहीं रुक जाते हैं। देखिए इस पद्यांश को समझने के लिए छोटी सी बात समझ लीजिए कि कालिदास, जो कवि कालिदास हैं, महाकवि कालिदास, संस्कृत के जो बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, मेघदूत। जिस मेघदूत में मतलब मेघों को दूत बना करके यक्ष ने, अब ये यक्ष कौन है, कुबेर का, कुबेर जो है धनपति कुबेर, सुना ही होगा आपने, तो उनके सेवक हैं यक्ष, तो उनके लिए मेघदूत काम करता है, मैसेंजर का। ठीक है, ये एक कल्पित रचना है। तो उस कल्पित रचना में धनपति कुबेर की एक नगरी का मतलब जिक्र किया गया है, जिसका नाम है अलकापुरी, और बहुत ही सुंदर उसको बताया गया, बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर कि वो जैसे हिमालय पे है कहीं पर, और कहीं हिमालय में बहुत सुंदर बादलों में इतनी सुंदर नगरी है, और वहाँ पे आकाश गंगा बहती है, इस प्रकार की वहाँ पे रचना की गई है, बताया गया है। तो बाबा नागार्जुन, उसी सुंदरता को बाबा नागार्जुन ने कवि कालिदास को पढ़ा, और पढ़ने के बाद अपनी इस रचना में उन्होंने बड़ा अच्छा सा जिक्र किया है इस बात का, वो आपको सुनने बड़ा इंटरेस्ट आएगा। क्या कहते हैं कि इतनी सारी हिमालय की उन्होंने सुंदरता देख ली, झील है, झरने हैं, हिरन की अपनी नटखट लीला है, और इस तरह से सभी प्रकार से सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, देखने के बाद, और वो साक्षात देख रहे हैं सारी चीज़ें, वो कवि कल्पित नहीं है, ये सारी जो चीज़ें आप हैं वो साक्षात देखने के बाद उन्होंने इन चीज़ों को लिखा है। उन्होंने बस उन्होंने सुंदरता का वर्णन किया है। तो वो आगे क्या बोलते हैं कि इस सुंदरता को देख करके कि कहाँ गया धनपति कुबेर वह, अरे ये तो इतनी सुंदर जगह है, यहाँ पे कुबेर होना चाहिए। माने हमने जो मेघदूत में जो पढ़ा है, मेघदूत में जो कवि कालिदास ने जो अलकापुरी बताई थी, वो ये स्थान इसी स्थान पर बताई थी। अब वो कहाँ है, धनपति कुबेर कहाँ है, कहाँ गई उसकी वह अलका, ये अलकापुरी कहाँ चली गई, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ठीक है, व्योम प्रवाही माने बादलों में जो प्रभावित हो रहा है जल, माने वो जो आकाश गंगा जो बताई गई थी हमें ग्रंथों में, वो वैसी सिचुएशन तो यहाँ कहीं नहीं दिख रही है, सुंदरता जबकि बहुत ही ज़्यादा है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, लेकिन मिल तो नहीं रही है। मेघदूत का पता कहीं पर, क्या पता चला ऐसे मेघदूतों का, क्या ऐसे बादल मैसेंजर आपको पता चले। अच्छा मैं बता देता हूँ, ये बादल मैसेंजर में मेघदूत शब्द क्यों बार बार यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा था कि यक्ष जो है कुबेर का सेवक था, और कुबेर को एक अपनी पूजा साधना के समय कुछ पुष्पों की आवश्यकता थी, पुष्प चाहिए तो उसका काम, यक्ष का काम था उनको सारे मतलब पूजा की तैयारी करके देने की। लेकिन यक्ष क्या होता है कि वो अपनी पत्नी जो प्रेमिका है उनसे बातचीत में लगा रह जाता है, और वो कुबेर की पूजा का जो व्यवस्था है वो उसको पूरी तरीके से सही से नहीं कर पाता, जिसके क्रोध में आकर के कुबेर ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका से दूर रहो 1 साल तक। तो उस वक्त क्या कहते हैं, जो कुबेर के जो सेवक है यक्ष, वो बादलों से कहते हैं कि तुम मेरा संदेश मेरी पत्नी तक पहुंचाना, कि मैं उसको कितना याद करके वो याद कर रहा हूं। तो ये पूरा मेघदूत की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत हल्का फुल्का मैंने बता दिया। तो अब उसको कवि कालिदास जी ने बहुत चरित्र चित्रण करिए, बहुत सुंदर तरीके से कल्पना करके उसको बताया कि कुबेर का स्थान इतना सुंदर था, और ये था वो था, जैसे भी। ठीक है, तो अब ये नागार्जुन जी यही कह रहे हैं कि मेघदूत का पता कहीं पर कहीं पता चल रहा है ऐसे मेघदूतों का, और कौन बताए वह छाया में। तो ये और अगर वो नहीं है तो इसकी छाया हो, कोई नामो निशान हो इस प्रकार की, क्योंकि यहाँ तो सुंदरता तो बहुत है, लेकिन आगे वो बोलते हैं कि बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, माने ऐसा मेघदूत कहीं ना कहीं बारिश में बह गया होगा। माने अब भाई बादलों में तो पानी होता है ना। तो ये जब कल्पनाओं की बात जब चल रही थी, तब नागार्जुन जो कवि कहते हैं कि जाने दो, इन सब बातों को जाने दो। क्यों? क्योंकि वह कवि कल्पित था। वो जो सुंदरता थी जो उन्होंने बताई गई थी ग्रंथों में, वो तो सब कवि कल्पित था। मैंने तो साक्षात, मैंने तो भीषण जाड़ों में, देखो आगे ही बोलते हैं कि मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, नभ माने आकाश, चुंबी माने चुंबन करती हुई जो आकाश को चुंबन कर रही है, ऐसी कैलाश शीर्ष पर वाले, ऐसे कैलाश के शीर्ष पर, कैलाश की चोटी पर, मतलब पहाड़ों की चोटी पर महामेघ को, बादलों को झंझानील तूफान, आंधी तूफान में भी गरज गरज कर भिड़ते देखा है, और बादल को घिरते देखा है।
ठीक है। मैंने कहने का मतलब इनकी जो सुंदरता है वो कभी कल्पित थी, लेकिन जो ऐसा नहीं है वो कटाक्ष कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, लेकिन एक वो बात कह रहे हैं कि कभी कालिदास की जो अलकापुरी हमने जो उसमें पढ़ी वो हमने नहीं देखी, लेकिन मैं तो सुंदरता को साक्षात अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ठीक है। फिर उसके आगे वो पूरे हिमालय का जैसे चरित्र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि शत शत निर्झर निर्झरड़ी कल, शत शत माने सैकड़ों सैकड़ों, निर्झर माने झरने, निर्झर माने निर्झरड़ी झरने जो झरते हुए कल कल की आवाज उत्पन्न कर रहे हैं, ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। मुखरित देवदारू कानन में, मुखरित एकदम सुंदर इस देवदारू, देवदारू माने देवदारू का वृक्ष, ठीक है, और कानन माने जंगल, जो जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं पहाड़ों में आपने देखे होंगे, तो वो देवदारू के जो वृक्ष हैं उससे जो बना जंगल है उसमें शोणित धवल और उसके द्वारा बनी हुई, और उस जंगल में शोणित धवल भोजपत्रों से, शोणित माने होता है लाल और धवल माने होता है सफेद, भोजपत्र, भोजपत्र का होता है, भोजपत्र माने होता है वृक्ष, भोजपत्र का एक वृक्ष होता है, उसकी छाल निकलती है, ठीक है। छाल मीन्स उसी, खाल तो नहीं बोल सकते, जो वृक्षों की खाल नहीं होती, वृक्षों की छाल होती है। तो उस पे क्या है ना कि मतलब हिमालय में उससे क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे झोपड़ी बनाई जाती है, और मतलब हमारे यहाँ जो जैसे हम लोग वर्तमान उसमें पूजा पाठ में भी उस छाल का प्रयोग किया जाता है। बहुत पेपर जैसा होता है भोजपत्र, ठीक है, आपने देखा होगा सनमाइका, कुछ सनमाइका जैसा होता है, दिखने में बहुत बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो कवि की बात देखिए, वो क्या कहना चाहते हैं कि शोणित धवल भोजपत्रों से, माने मैंने लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, तो ऐसी जो इन भोजपत्रों के द्वारा जो बनाई हुई झोपड़ियां हैं, जो देवदारू के वृक्षों में से बनी हुई जो झोपड़ियां हैं, छाई हुई कुटी माने छोटी छोटी जो झोपड़ी होती है, कुटी माने वैसे कमरा होता है, कुटिया, ठीक है, के भीतर जो लोग हिमालय के जो लोग हिमालय में जो इन गुफाओं में, इन कुटियों में जो रहते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। कैसा हिमालय है आपको बता दिया, मतलब सैकड़ों झरने की आवाज़ों में, और देवदारू के वृक्ष जंगल में, और सफ़ेद लाल रंग के भोजपत्रों से जो ढकी हुई जो झोपड़ियाँ हैं, जो कुटियाँ हैं, उनमें जो लोग रह रहे हैं, उनकी बात करते हैं। वो कितने खुश हैं, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, कुंतल माने होता है केश, कुंतल को साजे माने अपने केशों को सजाए हुए हैं, अपने शरीर को सजाए हुए हैं ऐसे रंग बिरंगे फूलों से, ठीक है। तो एक मतलब सांस्कृतिक चित्रण यहाँ पे चल रहा है नागार्जुन जी के द्वारा, कि उन वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में, कि वो किस प्रकार से रहते हैं, कि भोजपत्रों की से ढकी हुई कुटियाँ हैं, रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से अपने आप को सजाए हुए हैं, अपने स्थानों को सजाए हुए हैं, आसपास के चीज़ों को सजाया हुआ है, और इंद्रनील की माला गले में डाले, ठीक है। इंद्रनील की माला, इंद्रनील माने क्या होता है, इंद्रनील माने होता है नीलम, नीलम एक प्रकार का रत्न होता है, पत्थर होता है, ठीक है, वो जड़ा हुआ है उनकी माला, मतलब उसकी माला पहनी हुई है। कहाँ, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, शंख सरीखे माने होता है समान, शंख के समान, ये सरीखे जो शब्द है, शंख माने शंख के समान, सुघड़ माने एकदम सुंदर सुडोल, ऐसे गलों में वहाँ की स्त्रियों ने, वहाँ की नारियों ने, नर नारियों ने, सभी ने ऐसे आभूषण पहने हुए हैं, नीलम के बने हुए आभूषण पहने हुए हैं, और कानों में कुबले लटकाए, छोटे छोटे कमल लटकाए हुए हैं, फूल लटकाए हुए हैं, शतदल लाल कमल वेणी में, और वेणी माने होता है चोटी शिखा, ठीक है, जैसे स्त्रियों की जो चोटी होती है बालों में, के शतदल लाल माने 100 पत्ते वालों, शतदल माने 100 पत्तियों वाली, शत पत्तियों वाली कमल, और मतलब तरह तरह के फूल भी, कमल तो यहाँ पे एक नाम दिया है, लेकिन अनेक प्रकार के इस प्रकार से फूल लगाए हुए हैं बालों में, और इतने सुंदर लग रहे हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं कि रजत रचित मणि खचित कलामय। अब देखिए यहाँ पे अनुप्रयास अलंकार प्रयोग किया गया है, आप अपना विशेष में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। रजत रचित मणि खचित कलामय माने रजत माने चांदी, चांदी से रचित माने चांदी से बने हुए पात्रों में, कौन से पात्र, सुन लीजिए पहले, रजत रचित चांदी से निर्मित, और मणि खचित, मणि माने जो जैसे सुंदर मणियाँ होती है, खचित माने जड़ी हुई, कलामय माने कलाकृतियों से परिपूर्ण, ऐसे पान पात्रों में, ऐसे पात्रों में द्राक्षासव, द्राक्षासव का मतलब है अंगूर का रस, अंगूर का रस माने कहने का तात्पर्य है कि तरह तरह के पेय पदार्थ रखे हुए हैं, पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर। अब ये देखिए, लोहित माने होता है लाल, और चंदन माने चंदन, तो लाल चंदन की त्रिपदी, त्रिपदी माने होता है
त्रिपद, त्रिपद माने 3 पैर, तो 3 पैर के स्टूल जो होता है ना, तो मतलब लाल चंदन के स्टूल पर क्या रखा हुआ है, द्राक्षा सब, अंगूर के रस रखे हुए हैं, पेय पदार्थ रखे हुए हैं। ये सब माहौल कब होता है, जब उत्सव होता है, जब समृद्धता होती है, जहाँ पर संपन्नता होती है। तो बता रहे हैं कि हिमालय के लोगों की संपन्नता, हिमालय के नर नारियों की संपन्नता, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, इतना सुंदर वातावरण है, लोग खुश हैं और अपने आप को सजाए हुए हैं, माहौल इस प्रकार का संगीतमय है। कैसे, आगे देखिए, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पालथी मारे। ठीक है, नरम निदाग, एकदम स्वच्छ और नरम बाल कस्तूरी मृग माने मृग की छाल पर वहाँ लोग पलथी मारे हुए बैठे हुए हैं। मृग छाल माने हिरण की छाल पर। ये जंगलों में एक कल्चर इस प्रकार का होता है, उसे पवित्र माना जाता था। ठीक है, अब हालांकि इस चीज़ पर सरकार की तरफ से बैन है। जैसे सिंह की छाल होती है, शेर की चीते की खाल होती है, ठीक है, उस पर बैठते हैं, ऐसे हिरण की छाल पर। ठीक है, तो अब जैसे समय समय पर क्योंकि मानव जाति अपना समृद्धता उन्होंने इसी प्रकार से हासिल की, शिकार भी किया, ठीक है, और पशुपालन भी किया। तो यहाँ पे बात बता रहे हैं कि लोहे चंदन की त्रिपदी पर तो क्या द्राक्षा सब अलग मतलब अंगूर का रस रखा हुआ है, पेय पदार्थ रखे हुए हैं, और लोग मृग छालों पर पलथी मारकर बैठे हुए हैं। और कौन लोग हैं ये, मदिरारुण आँखों वाले, आँखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों, जो किन्नर होते हैं ना, ठीक है, तो किन्नर मीन्स ट्रांसजेंडर। तो ये सारे लोग हैं, और सामान्य नर नारियां भी लोग हैं, मदिरा शराब पी करके एकदम नशे में धुत होकर के। और क्या नशा, ऐसा नहीं नशा मतलब खुशी आनंद मना रहे हैं। उन्मत्त किन्नर किन्नरियों के मृदुल मनोरम उंगलियों को, ठीक है, मृदुल मतलब सॉफ्ट कोमल प्यारी उंगलियों को बंशी पर फिरते देखा है, माने तान छेड़ते हुए देखा है। माने पूरा जो वातावरण है वो संगीतमय है, स्वच्छ है, सुंदर है, प्राकृतिक सौंदर्य है। जो भी अलग प्रकार की जो वहाँ पे जो अनुभव हैं वो कवि लिखते हैं कि इस प्रकार से वहाँ के लोग संपन्नता से रह रहे हैं। और हम जो वहाँ पर बात कर रहे थे मेघदूत पर, वो तो सब कवि कल्पित था, ये तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं इस लाइन का फिर से बताऊंगा आपको अर्थ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। ये देखिए, इंद्रनील की माला डाले शंख सरी के सुगढ़ गलों में, कानों में कुबले लटकाए शत दल्लाल कमल बेड़ी में। ठीक है, तो इंद्रनील की जो नीलम जो पत्थर होता है उसकी जो माला डाले हुए हैं, कहाँ पे, शंख सरी के, शंख के समान सुडोल गलों में, जो नर नारियां, सुंदर सुंदर गले हैं, सुंदर शरीर है, सुंदर लोग हैं, ठीक है, और अपना आनंद प्राप्त करते हुए रजत रचित मणि खचित कला में, चांदी के बर्तनों में पेय पदार्थ रखे हुए हैं। लोहित और पेय पदार्थ किसी सामान्य स्टूल पर, सामान्य चौकी पर नहीं रखा हुआ है, चंदन की बनी त्रिपदी पर, तिपाई पर रखा हुआ है। देखिए ये संपन्नता को आप देखिए, ठीक है। और बाल कस्तूरी मतलब इस प्रकार के कस्तूरी मृग छाल पर, माने इस प्रकार के हिरण की छाल पर वो पलथी मारकर सब बैठे हुए हैं। और मदिरा रुण आँखों वाले, शराब के नशे में धुत जो नर नारियां नाच गाना करते हुए बंसी की ताल छिले हुए हैं, किन्नर किन्नरियाँ सब जो हैं हर्ष आनंद का लाभ उठा रहे हैं। वही फिर कभी कहते हैं कि मैंने बादल को घिरते देखा है। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी पूरी रचना पूरी हो जाती है, बादल को घिरते पाठ पूरा हो जाता है। काव्यगत विशेषताएं देखना चाहते हैं तो मैंने पूरा कंपाइल कर दिया। देखिए, काव्यगत विशेषताएं जो भी आप बताना चाहते हैं, अब पहले जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसमें आप गुण माधुर्य रस बता सकते हैं, रस माधुर्य है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार, छोटे छोटे मानवीय रंग अलंकार, हिमालय, बादल। जब हम किसी भी चीज़ को मानव में उसका कल्पना करने लगते हैं तो वो मानवीय अलंकार हो जाता है। तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया, विलोम शब्दों का प्रयोग किया गया, मोती जैसे माने उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया है, पुनरुक्ति अलंकार, ये आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार, चकवा चकवी है, ठीक है। कहाँ गए धनपति वाले स्ट्रेंजर में वर्णात्मक शैली मैंने पूरा वर्णन किया है, वर्णात्मक शैली पूरे उसमें चल रही है, ठीक है, शैली में अगर आप लिखना चाहते हैं तो। प्रकृति का चित्रण है, ये कोई नई बात नहीं है। कवि के अनुसार सुंदरता का जन्म धरती से ही हुआ है, माने वही कहते हैं कि कवि सुंदरता जो है वो कल्पित नहीं हो सकती है, वो तो भाई धरती पर विराजमान है। और हम इंसानों को इस सुंदरता को बरकरार रखना चाहिए। कालिदास की कृति मेघदूत की कहानी की चर्चा की गई है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इस प्रकार से आप यहाँ पे इसके बारे में विशेष भी बात बता सकते हैं। फिर शतचंद्र निर्झर में हिमालय की प्राकृतिक सुंदर है। और किन्नर किन्नरों की वेशभूषा के बारे में बताया कि वो जो नर नारियां हैं वो किन्नर किन्नर, देखिए यहाँ पे सिर्फ किन्नर किन्नरों की बात नहीं, वहाँ के हिमालय में जो लोग रहते हैं उन सब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किन्नर किन्नरों की विशेष बात यहाँ पे इसलिए की गई है, जो नाच गाने का जो विशेष कार्य है, जैसे हमारे वर्तमान समाज में भी है, तो वो
इस प्रकार से उनके लिए वो किया हुआ है। कोई गलत दृष्टि से नहीं मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जो कि रचना की मांग है उस आधार पर मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, ठीक है। फिर भी कुछ भी हो ज़रूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।